हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे हो आप सब लोग? तावड़ा भेजा पड़ा है, बारह में मत निकलिया करो। हाँ। और अभी 5-7 दिन यहाँ नींबू पानी, ज़्यादा से ज़्यादा छाछ, दही, पानी ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान रखो बेरे। इस बार कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रही गर्मी? थोड़ी ज़्यादा है ना? सुजानगढ़ में तो गर्मी बहुत ज़्यादा, जयपुर में भी बहुत ही ज़्यादा है। गाँव में आपने थोड़ी बहुत शाम तने, हाँ, जो है वो थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि गांव जो है वो दिन में अगर तपते हैं तो रात को ठंडे भी हो जाते हैं, पर ये शहर रात को ठंडे नहीं होते हैं। शहर जो है वो रात को ठंडे नहीं होते हैं, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे: हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और मत्स्य पर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, बताओ। हाँ, तो जयपुर की तो रात भी बहुत खतरनाक है, चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट, सीमेंट ही सीमेंट। हाँ। ओके। तो अभी मतलब जो मैच है उस दिन तो 9:30 बजे मुश्किल है, तो संडे को अपन 2 क्लास एक्स्ट्रा रख लेंगे, संडे सैटरडे, है ना? और उसके बाद में रेगुलर चलनी है। अब मोटा मोटी मैं एकदम सही हूँ। A4 साइज में जो है वो इकोनॉमिक्स, आज मैंने पूरा बैठ के जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर तुम्हारा पूरा तैयार करवा दिया है। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया तैयार हो गया और शानदार फॉर्मेटिंग हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल तक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आपका अपलोड करवा दूंगा, जिसको आप पढ़ते रहना। 10 एक दिन एग्रीकल्चर चलेगा, है ना? कल RCB हार गई तो क्या आपने कहीं टेंशन? आपने तो राजस्थान रॉयल जीत गई ना। तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पढ़ाई पे फोकस रखते हैं और बात स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, और उन 2-3 चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो कृषि का महत्व हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और कृषि का महत्व अब तुम्हें एकदम इस तरीके से, जो उस दिन डिमांड थी ना। हाँ सर, सुबह 8 से 6 बजे तक क्लास चल रही है, थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो ठीक रहे। मैं तो सोचा तुम लोग और बोलोगे और ज़्यादा क्लास लगाओ। चलो भाई, रेस्ट दे देंगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं जाऊँ फिर रेस्ट कर लूँ, और तो क्या करें। अब जो उस दिन मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारों ने कहा कि सर ऐसे दो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे इस पूरे सब्जेक्ट को थोड़ा ऐसे कवर करवा दिया, जिसमें नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स। ये सही है? ये सही है ना? नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स। अब याद रखिएगा कि जीडीपी में योगदान जो है वो बहुत शानदार जा रहा है एग्रीकल्चर का। रोजगार में भी योगदान है, निर्यात भी हम $53 बिलियन का अच्छा कर रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन भी जो है वो हम 323 जो है वो दोस्तों मिलियन टन का अच्छा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होती है। उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहा है, गरीबी उन्मूलन भी हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी बैकबोन है रूरल इकोनॉमी के लिए। और इससे सोशल स्टेबिलिटी भी आ रही है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी भी आ रही है, और ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायो एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है। ये सबको एकदम क्लियर हो गया था? हाँ, इको चलेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर बाद में कैसे काम चलेगा। हाँ। ओके। और मैं जो है वो मैं बहुत जल्दी कुछ चीज़ें और स्टार्ट करने वाला हूँ, उनके लिए भी आप लोग तैयार रहे। जो चीज़ें जो मैंने आज ही आप लोगों को करंट अफेयर में और इको की क्लास के अंदर जो है वो जो डिस्कशन था उसके अंदर मैंने बताई थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये ट्रेंड वाला देख लेना। इससे बेसिक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके बाद में जो है वो अब जो संडे सैटरडे आएगा उसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पोर्शन भी कवर करवाऊंगा, जैसे ज्योग्राफी में जो चीज़ें मेरे को याद करवानी है। और ज्योग्राफी आप सर से पढ़ेंगे, सुरेश सर आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। लेकिन जो हर बार मैं ही कवर करवाता हूँ वो चीज़ें मैं अभी से आप लोगों को जो है कवर करवाने वाला हूँ। जैसे ज्योग्राफी के अंदर ये 2 टॉपिक मैं ही कवर करवाता हूँ, तो ये मैं जल्दी आपको कवर करवाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी में ये 5 टॉपिक मैं ही कवर करवाता हूं, ताकि तुम्हें एकदम कंठस्थ याद हो जाए ये 5 टॉपिक। उसी तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ये जो आपके टॉपिक है: प्रमुख फसल, प्रमुख उद्योग, सिंचाई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा, जैव विविधता और पर्यटन स्थल, ये आगे वाले 7 टॉपिक मैं ही करवाता हूं। तो ये टॉपिक मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाऊंगा, ताकि जो जो चीजें मेरे को करवाना है वो, हाँ। तभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है प्रिय, क्लास ही स्टार्ट हुई है। अब तो एग्रीकल्चर चलेगा 10 एक दिन। तो याद करवाना है और रट्टा भी लगाना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके इको तक ही सीमित हूं, पॉलिटी में और सारी चीजें हम करते रहेंगे, लेकिन ये आयोग, संविधान संशोधन और जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, इसको जल्दी करेंगे। ये आयोग मैं आपको पहले कवर करवाऊंगा, ताकि जो है वो राजस्थान में भी सेम ही ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और ये सारी चीजें जो है वो हम पहले कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, पॉपुलेशन और एजुकेशन में चेंज होगा या अभी तक कोई मतलब उम्मीद नहीं है, तो आप वैसे टेंशन मत लो, है ना। तो जब चेंज होगा तब देख लेंगे। रीजनिंग की क्लासेस अच्छी चल रही है तुम लोगों की? रीजनिंग की क्लासेस जो है वो अच्छी चल रही है तुम लोगों की? तो कृषि का महत्व तुम लोगों को याद हो गया? तो कृषि का महत्व याद हो गया तो फिर बाद में मैं जो है वो कृषि की समस्याओं के ऊपर चलता हूं। हाँ चलो ठीक है। तो अब जो है वो, हाँ, तो ये इंटरलिंक करना। अब देखो समस्याओं के अंदर भी है ना, ऐसे पता होना चाहिए, याद करना है लेकिन रट्टा नहीं लगाना है कि भाई देखो एक तो मानसून आधारित है, तो वैसे ही जुए पे लगी हुई एग्रीकल्चर, फिर सिंचाई की सुविधा का भी जो है वो अभाव है, फिर ऊपर से किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उन्नत बीज नहीं है, कीटनाशक और उर्वरक का सही उपयोग नहीं हो रहा, उसके साथ साथ भूमि का जो है वो क्षरण हो रहा है, उसके साथ साथ कीटनाशक में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ पैसा नहीं है, ऊपर से कर्जा है, और जो यंत्रीकरण का अभाव है, कम अभाव है, जोत का आकार घटता जा रहा है, विपणन प्रणाली अच्छी नहीं है, प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है। क्या है? जलवायु परिवर्तन की समस्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो समस्याएं हैं, इनको भी एक रिदम से याद कर सकते हैं कि मानसून आधारित कृषि एक समस्या है, सिंचाई सुविधा नहीं है, ऊपर से किसान पढ़ा लिखा नहीं है, बीज अच्छे नहीं है, उर्वरक कीटनाशक का ढंग से उपयोग नहीं कर रहे, भूमि का क्षरण हो रहा है, ऋणग्रस्तता आ रही है, पैसे है नहीं, तकनीक का अभाव है, मशीनें ज्यादा है नहीं, खेत जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, और उचित विपणन प्रणाली नहीं है, मतलब मूल्य सही नहीं मिल रहा, जो है वो बाजरे, ग्वार, धान, इनका जो है वो मूल्य सही नहीं मिल रहा, ऊपर से प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी है। लिखा हो गया बढ़िया तरीके से? पक्की बात? तो ये सब मैंने पढ़ा दिया था, ये मैं अब आपको रिवीजन करवा चुका हूं, और अब मैं जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आपके यहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन, अगर तुम लोग आज मेरे साथ साथ अगर ढंग से दो तो मैं तुम लोगों को याद करवा दूं बढ़िया तरीके से। और वो क्या अपन याद करेंगे? एक, आज ब्लू है पानी, पानी किसने बताया था? हनी सिंह ने। हाँ, तो आज, हाँ, इनमें से क्वेश्चन आ तो बाहर नहीं जाएंगे सर, इसमें से क्वेश्चन आ तो जाएंगे ना सर? अरे वाह यार, तो तकड़े ऊपर से। ओके, गुमान सिंह जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ सॉरी राधा जी, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ है ना। ये तो वो बात है कि मतलब कोई आदमी अगर पिच समझे ही नहीं तो जाके बैटिंग कैसे करे, हैं? तो हर चीज की अपनी महत्वपूर्णता होती है। तो बेसिक अगर इकोनॉमी के अंदर आपको यही नहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, इसके 4 सब सेक्टर हैं, जिसमें फसल, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन है, और इसके अंदर जो इसका ये महत्व है, ये समस्या है, जब हमें पता ही नहीं चलेगा, मतलब अगर तुम्हें आरएस का सिलेबस ही पता नहीं हो तो तुम प्री मेंस कैसे कवर करोगे? तो ये तो वही बात होगी, ये तो वही बात होगी। खुशबू जी, क्लास के लास्ट में एक बार रुको, पहले मैं ये आपको 3 क्रांतियां याद करवा दूं, है ना। तुम इतना पढ़ लो, तुम्हारा क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा। कितनी मतलब शानदार फॉर्मेटिंग, फोटो वोटो लगा के मजा आ रहा है, और क्या चाहिए। अब 3 क्रांतियां हम पढ़ेंगे, एनी हाउ, चाहे 11 बजे, 11:30 बजे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 3 क्रांतियां आप लोगों को जो है पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। कोई बोला गुरुजी सिलेबस में लिखे यहाँ कृषि के अंदर ही जो है मत्स्य पालन होता है, कृषि के अंदर ही जो है वो दोस्तों हरित क्रांति होती है, और उसी में श्वेत क्रांति होती है। अब याद रखना आप लोगों को, मत्स्य पालन से संबंधित जो क्रांति है उसे हम जो है वो ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। भारत में मत्स्य अधिनियम 1897 में आया था, और उससे हम मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में भी हमने मत्स्य पालन की बात कही थी। पहली पंचवर्षीय योजना में भी हमने मत्स्य पालन की बात कही थी। मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से देखें तो भारत में मत्स्य पालन जो है वो टाइम से चल रहा है। मत्स्य अधिनियम भी था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमने बात कही। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति का जनक तो तुम हाथों हाथ बता देते हो, कल को कोई तुम्हें मत्स्य क्रांति या नीली क्रांति का जनक पूछ ले तो ये याद रखें दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। और वो क्या याद रखना है कि जो है वो मत्स्य पालन क्षेत्र में, ये अशोक जी 200 दिया कहना है कि सर
पॉलिटी की पीडीएफ पहले ही वाली तो उपलब्ध है ही, अगर आप मैं क्लास स्टार्ट करूं तब तक रुक जाएं तब आपको अपडेटेड मिल जाएगी। अगर पुरानी चाहिए तो मैं एक बार वापस टीम को बोल दूंगा पुराने वाले से पढ़ लो, बोले जो आपको सूटेबल लगे, एज यू विश। मैं पुराने वाली कल सुबह अपलोड करवा दूंगा, और अगर नई में आपको मेरे साथ रहना है तो नई जो है वो मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा इंडियन पॉलिटी, उस समय आप मेरे साथ रह सकते हैं। 1 तारीख से आपके 2 जो है वो क्लासेस हो जाएंगी। क्या याद रखना है, मत्स्य पालन में 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में जो है वो मत्स्य पालन स्टार्ट हुआ, नीली क्रांति स्टार्ट हुई। मत्स्य पालन तो पहले से स्टार्ट था, नीली क्रांति। यहां से एक क्वेश्चन, पहला प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना से, सर क्या राजस्थान में फिशिंग पॉसिबल है? दीपक जी मार्टिन देख लो, पॉसिबल तो मार नाने रगमान चारों तरफ है, चारों तरफ जो है मत्स्य पालन ही हो रहे। चूरूम तो मत्स्य पालन को केंद्र और खुल गयो, अरे खारे पानी में तो मछली हुआ है। हमारे तो मतलब नानेरो नाम है फिरासा भुकरेडी चारणवासी, इतनी ज्यादा मत्स्य पालन हो रहा है, क्या पूछे बात। और तो फिश टिक्का तक चल लग गया आजकल फतेहपुर रतनगढ़ गान तो खारे पानी में तो बहुत ज्यादा है। तो मैं कभी बताऊंगा मेरे ननियाल की कहानी, मतलब जब से हमारे ननियाल में जो है वो मत्स्य पालन स्टार्ट हुआ है ना, तब तो सगा समदीरसा आ गया मारना ने। मैं तो शुद्ध गाँव भोड़ा लोग है, फिर भी जनता जो है वो आ जाऊ सार बैठ गया, चाहे कोई मौसी वाला हो, चाहे भुआड़ा हो, चाहे मामाड़ा हो, सगा से फिर ही आ गया। हरियाणा तनी तन रिश्तेदारी है ना, बेबी आ गया। तो मत्स्य पालन तो पॉसिबल है ही यार, कैसे नहीं है। अब इधर दो ध्यान, यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सा याद रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर कृष्णन अरुण जो है, इन्होंने नीली क्रांति को प्रारंभ किया। ये 2 नाम याद रख लेना। इन दोनों को ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, इन दोनों को ब्लू रिवॉल्यूशन का जो है वो जनक कहा जाता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन जनरली जब बनते हैं तो हम याद करते हैं हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन थे, पढ़ते हैं अपन, विश्व में नॉर्मन ई बोर्ड लोग थे, लेकिन इनका नाम याद नहीं करते हैं। तो इनका नाम याद रखना है कि नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। 5 आप जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति प्रारंभ हुई। हीरालाल चौधरी और कृष्ण अरुणन जो है द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, सभी लिखें हाँ, कृष्णन अरुण और हीरालाल चौधरी, कृष्णन अरुण और हीरालाल चौधरी। किस किस को याद हो गया? फिर सरकार को लगा कि यार इतना अच्छा काम हो ही रहा है तो दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ मदन जी मैं क्लास में हूं। हेलो हाँ, तो इतना याद रख लोगे। फिर जब गवर्नमेंट को लगा कि जो वो इतना अच्छा काम चल रहा है, जब इतने बेहतर तरीके से जो है वो मत्स्य पालन हो रहा है, तो क्या इनको हमें अलग से एक जो है वो नहीं देना चाहिए क्या? एक अलग से मंत्रालय नहीं देना चाहिए? पहले तो कृषि के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब इतना अच्छा काम चल रहा है तो अलग से मंत्रालय होना चाहिए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का अलग से मंत्रालय कब से बढ़ा? ये मोदी जी ने स्टार्ट किया है। जून 2019 में इनकी अलग से मिनिस्ट्री होगी, जून 2019 से इनकी अलग से मिनिस्ट्री होगी, मंत्रालय अलग कर दिया गया। पहले कृषि के साथ इनको रखते थे, लेकिन कहा अब इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, हमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, इन पे जो है वो ज्यादा फोकस करना। और अगर ज्यादा फोकस करना है तो भाई साहब आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो है वो अलग से इनका मंत्रालय भी 2019 में, ऐसे प्रश्न जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो कहां से चले हम कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई। हीरालाल चौधरी, डॉक्टर कृष्ण अरुणन जो है वो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाते हैं, और मत्स्य पालन जो है वो दोस्तों ये। अब यहां कुछ तथ्य बनते हैं, यहां कुछ जो है वो मत्स्य पालन के जो है वो कुछ तथ्य बनते हैं, और क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, याद करते हैं। और क्या तथ्य बनते हैं ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। याद रखें, भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। एक तो ये चीज याद रखें। हाँ, अब कई बोलेंगे सर ये इस साल का डाटा है क्या? ये पिछले साल का डाटा है, जनरली यही डाटा रहता है। अब 16.25 MMT के जगह 17 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हमें डाटा पे नहीं जाना है, अपने को थोड़ी थोड़ी बातें याद करनी है, समझ में आना है। लास्ट में जब तुम्हारा पेपर होगा 2024 में, तब उस समय में आपको 1 महीने पहले आके, और पूरे इकोनॉमिक्स में केवल 50 ही डाटा होंगे जो चेंज होंगे, केवल वो मैं चेंज करवा दूंगा और याद करवा दूंगा। लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना और
कि इकोनॉमिक्स में जो है डाटा और चेंज होंगे। डाटा तो भाई मेंस दोगे 2025 में 26 में, तब दोबारा चेंज होंगे डाटा। तो डाटा के नाम से नहीं डरना। लेकिन हीरालाल चौधरी, कृष्ण अरुणन तो चेंज नहीं होंगे। जून 2019 मंत्रालय तो चेंज नहीं होगा। मत्स्य पालन से नीली क्रांति जुड़ी हुई है, ये तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि भारत में जो मत्स्य पालन उद्योग जो है, वो भारत में एक चीज याद रखना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 किलो मछली हो रही है तो 7 किलो अपने यहां हो रही है, 7 किलो अपने यहां हो रही है। तो ये तो याद रख जाएगा, ये तो याद रह जाएगा ना। अब यहां आपसे एक प्रश्न बनता है और बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। तो मुझे ये बताओ कि मत्स्य पालन जो है वो आपके अंतर्देशीय अच्छा होता है या तटीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है? सभी लोग बताओ भाई कि तुम्हारे यहाँ मत्स्य पालन जो है, मछली पालन जो है, वो समुद्र में ज्यादा होता है या आपके जो अंतर्देशीय मतलब जमीन के अंदर जो नदी, कोई छोटे मोटे तालाब वाला बन रखे हैं वहां पर ज्यादा होता है? हर आदमी यही सोचता है तटीय क्षेत्र पे ज्यादा होता है। आरएस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट में हम गलत कर देते हैं। अगर 16 मिलियन मैट्रिक टन मछली उत्पादन हो रहा है, 13 अंतर्देशीय में हो रहा है, केवल 4 समुद्री क्षेत्र में हो रहा है। गहनता से देखें बच्चों, केवल 4 जो है वो आप लोगों का कहां हो रहा है? अंतर्देशीय। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, डाटा याद नहीं करना, आपको ये लाइन याद रखनी है कि भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन की हिस्सेदारी 75% है, जो कि समुद्र उत्पादन से बहुत ज्यादा है, जो कि समुद्री उत्पादन से बहुत ज्यादा है, जो कि समुद्री उत्पादन से बहुत ज्यादा है, जो कि समुद्री उत्पादन से बहुत ज्यादा है। ये याद रह जाएगा तो मजा आ जाएगा। ये बात समझने वाली थी, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि कोस्टल एरिया में मत्स्य पालन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोस्टल एरिया में तो 25% ही हो रहा है। आपके तालाब में, झील में, बांध में, नदियों में, वहां पे ज्यादा हो रहा है, वहां पे मत्स्य उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। हाँ, पूरी फिल्म चेंज हो गई कैसे? आज तक तो समुद्री लग रहा था, ऐसा प्रश्न गलत नहीं करना। एक याद रखना है कि भारत की पूरी जीडीपी जो है, भारत की पूरी जीडीपी, इसमें तो मत्स्य पालन का योगदान मोटा मोटी कितना है? 1%। मतलब 100 रुपया मुंह 1 रुपए की कमाई खत्म हुआ है मत्स्य पालन में। 100 रुपए में से, हाँ बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो है वो झींगा होता है, हाँ बहुत होता है। अब इधर देखो 1% कहां से होता है? मोटा मोटी 1%, 1.09%, ठीक है। और 7% अगर आपका कृषि में अगर 100 रुपए की चीज हो रही है टोटल एग्रीकल्चर में, तो उसमें 7.25% का योगदान किसका है? मत्स्य पालन का। उसमें 7.25% का योगदान किसका है? मत्स्य पालन का। 7.25% का योगदान किसका है? मत्स्य पालन का। बस इतनी बात याद करना। अब मत्स्य पालन के बारे में अगर हम लोग 2-4 बात याद और करवाऊं तो कर लो, इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई बात याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतनी सी बात याद रखो। क्या बात याद रखनी है? बात याद ये रखनी है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना से मत्स्य पालन स्टार्ट हुआ। हीरालाल चौधरी और कृष्णन अरुणन को जो है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। जून 2019 में इनके लिए अलग से मंत्रालय बन गया, अलग से जो है वो क्या बन गया? मंत्रालय बन गया। ये चीज आप लोगों को परफेक्ट याद होनी चाहिए। विश्व का 3rd सबसे बड़ा जो है वो दोस्तों, 3rd सबसे ज्यादा, विश्व का 3rd मत्स्य उत्पादक देश जो है वो दोस्तों आपका कौन है? मत्स्य उत्पादक देश आपका कौन है? भारत है, जो विश्व का 7% उत्पादन करता है। विश्व का 7% उत्पादन करता है। मत्स्य पालन जो क्षेत्र है उसमें अंतर्देशीय उत्पादन जो है वो ज्यादा है। किससे दोस्तों? आपके समुद्री उत्पादन से। और रेशियो भी मोटा मोटी कितना है कि ये तो 75% है और ये जो है वो दोस्तों 25% है। और फिर याद ये रखना है आप लोगों
लोगों को कि देश की जीडीपी में योगदान पूछ ले तो कितना 1% का, मोटा मोटी 1.09% है। कृषि में योगदान पूछ ले तो मोटा मोटी कितने का दोस्तों, आपका 6.75% का। और अगर आप लोगों से जो है वो ग्रोथ रेट पूछ ली जाए तो 7% है। यहां से एक चीज कॉमन निकलती है, यहां से एक चीज कॉमन निकलती है, और वो कॉमन क्या याद रखना है, कॉमन क्या याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व का कितना प्रतिशत मत्स्य उत्पादन होता है आपके यहां, कितना प्रतिशत, उसे बोलो 7%। दूसरी चीज, भारत के मत्स्य पालन की औसत वृद्धि दर कितनी है, मत्स्य पालन की औसत वृद्धि दर कितनी है, तो उसे बोलो छाती ठोक के कि 7% है। और फिर तीसरा कि कृषि में मत्स्य पालन का कितना योगदान है, कृषि में मत्स्य पालन का कितना योगदान है, तो बोलो उसे 6.72, मतलब मोटा मोटी 7% है। और कोई पूछ ले कि नीली क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो बोलो उसे छाती ठोक के क्या कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। और कितने 7 चाहिए तुम्हें अब भी याद नहीं हुए तो तुम फिर बाद में फोकस नहीं कर रहे। अब तो याद, ग्रोथ रेट मतलब वृद्धि दर, ग्रोथ रेट मतलब है वृद्धि दर, कि कितनी स्पीड से ये सेक्टर बढ़ रहा है। याद रह जाएगा, 2 योजना याद कर लो, फिर आपका एक क्रांति कंप्लीट है, फिर दूसरी क्रांति पे चलते हैं, श्वेत क्रांति पे। बहुत हो गई बातें, वो आप वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ो तो पढ़ लेना, आपको जरूरत नहीं है अपने को अपना अपना याद रखना। ऐसे तो हर सेक्टर में आप खनिज में लग जाओगे, आप फसल में लग जाओगे तो बावड़े हो जाओगे, किसका क्या है, इको सर्वे के अनुसार। अब याद रह जाएगा, 2 योजना और याद कर लो, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करता हूं। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन में सब आते हैं, मत्स्य पालन में समुद्र के अंदर चाहे झींगा वे मछलियां भी बहुत प्रकार की वैसा है भी के अंदर, है ना, आए बात समझ में। ओके, अब इधर देखो, हाँ आपका ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर भी है। अब 2 योजना और याद रखनी है। हमारे यहाँ एक किसान संपदा योजना चलती है, पहले उसको समझिए। किसान संपदा योजना का मतलब है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो तुम लोगों ने देखा क्या कि आपके यहाँ पे जो है वो टमाटर है, अगर उसे सॉस में बदल दिया जाए तो क्या, फूड प्रोसेसिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। केरी को अचार बना दिया, या बेसन का पापड़ बना दिया, या सांगरी जो है वो, या सांगरी केरिया को अगर अचार बना दिया, या सांगरीन सुखा दिया, तो वो क्या है, फूड प्रोसेसिंग। आई बात समझ में। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की जीवन अवधि और गुणवत्ता को अगर बढ़ा दिया जाए। फोकस ऑन द, हाँ आप देखो पुराना इको सर्वे कुछ ही नहीं है अपर्णा जी, फिर एक बार बार बता देता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। कितना ही बदलाव नहीं होगा पूरे इकोनॉमिक्स में, केवल और केवल जो है वो 50 डाटा का बदलाव होगा। जब तुम्हें ना तो ई पता, ना सी पता, ना ओ पता, ना एन पता, तो मेरे ऊपर छोड़ो ना जिम्मेदारी, या तो मेरे अनुसार पढ़ लो, नहीं फिर मैं 3 महीने रुक जाता हूँ, तुम्हारा इको सर्वे आ जाता है तब पढ़ा दूंगा, और वो 3 महीने के जस्ट 6 महीने बाद में वापस आ जाएगा अगली फरवरी में, तब पढ़ा दूंगा। तो क्या तुम हर बार अलग अलग पढ़ोगे? बेसिक तो वो ही रहेगा, बेसिक तो वो ही रहेगा। इको में जाके 2-4 चीज चेंज होगी, वो कर लेंगे अपन, लास्ट में करंट भी तो पढ़ेंगे, हैं? तो अब थोड़ी तो बुद्धि को इस्तेमाल करना पड़ी, थोड़ो बड़ो हृदय राखना पड़ी, थोड़ो विश्वास करना पड़ी। नहीं थारो सिलेबस इकोनॉमिक्स को 4 महीना पूरा को नहीं होला लखना, क्योंकि जब तक तुम्हारी सीरियसनेस नहीं होगी ना तब तक मैं भी इतना एफर्ट नहीं लगाऊंगा, याद रख लेना। तो पहले तुम्हारा बेच भी अपना जो है ना लखन दिखाए कि सर हम पढ़ने के लिए तैयार है, आप करो बढ़िया तरीके से मेहनत। એટલે थारा ये चालता रही जना चाल बोरो बेटे मेरे कहीं लगे आराम पढ़ो, मत आऊँ शाम को बढ़िया आराम। अब थारी मर्जी है, बिया करो, तारो जी करे बिया करो, भाई मैं कहीं का इसको।
अब हम बात करते हैं दो योजनाओं के बारे में। 2020 में एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट होती है, जिसका उद्देश्य है कि आने वाले 5 साल, मतलब 2025 तक ये योजना स्टार्ट होती है। इस योजना का उद्देश्य है कि आने वाले 5 साल की अवधि में हम मत्स्य पालन का उत्पादन भी बढ़ाएं, हम उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं, हम आने वाले टाइम में इनोवेशन टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करें, और जो 7% की औसत वृद्धि दर चल रही है उसको बढ़ाकर 9% तक ले जाएं और 55 लाख लोगों तक रोजगार पहुंचाएं। ये क्या इच्छा है दोस्तों? आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की इच्छा है। ये क्या है दोस्तों? आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की इच्छा है। अजय जी का कहना है कि सर 2-5 लोग हमेशा ही ऐसे कमेंट करते रहते हैं। देखो, हक है इनका, इन्होंने कोर्स लिया है तो हमें इनका जवाब देना चाहिए। हाँ, इन्होंने भुगतान किया है भाई, तो बस इसी चीज़ का एक वो रहता है कि भाई ये भुगतान करके भी सीरियस नहीं है ना। दुविधा बस इतनी सी है, और कोई गलत बात नहीं है। लागिया रहे बोले जनता, रील में लागी रहे, कोई व्हाट्सएप पर लागियो रहे, यूट्यूब पर लागियो रहे, थे बढ़िया रुपया लगा रहे पर लागिया रहे। बस बात इतनी सी गलत है कि रुपया लगा रहे भी थे, नहीं पढ़ रहे हो जो बहुत गलत बात है। यहाँ तो होने थारकन नेटफ्लिक्स रे, अमेजोन प्राइम, जियो सिनेमा, हॉटस्टार सो क्यों होलो बोले, लेकिन के काम को तो ये भोड़ा है। अब आपने छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई बहन है, तो अपन सागलेर तो चालनो पड़े भी, थोड़ी बहुत बातें तो कहनी पड़सी। अब याद रखें, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 5 साल के लिए 9% की ग्रोथ रेट 55 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बताओ भाई, क्लियर? और इसके बाद में केवल एक और एक क्या है दोस्तों, कि मत्स्य एवं अवसंरचना विकास निधि, मतलब हम लोगों ने एक्वाकल्चर के लिए एक जो है वो फंड बनाया है। एक हम लोगों ने क्या बनाया है? फंड बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन जो है वो दोस्तों, मत्स्य पालन जो है उससे दोस्तों जो है उसके लिए फंड कब बनाया गया? 2016-17 में। कितने रुपए? 7500 करोड़ रुपए रखे गए मत्स्य पालन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह फंड बनाया गया। बस दो चीज याद रखनी। हाँ, इको टाइम ये रहेगा भाई, 9:30 से 11 बजे तक। आगे बात समझ में? तो कब एक बार लिखो, विकास फंड 2016-17, यहां पे गलत लिखा, 2016-17 7500 करोड़, 2016-17 7500 करोड़। हाँ, 2016-17 7500 करोड़। अब आपका जो है मत्स्य पालन कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को जो है वो श्वेत क्रांति जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मत्स्य पालन में हमने क्या याद किया? 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई, 7% विश्व का उत्पादन हम करते हैं। याद रख लेना, 7% की जो है वो ग्रोथ रेट है, और कृषि का 6.72% है दोस्तों जो है मत्स्य पालन से आता है। और जीडीपी का जो है वो दोस्तों कितना आता है? जीडीपी का 1%, 1.09% यहां से आता है। 75% अंतर्देशीय है और 25% समुद्र के अंदर मत्स्य पालन होता है। हीरालाल चौधरी और जो है वो दोस्तों कृष्ण अरुणन को आप जो है, कृष्णन अरुण को आप जानते हो। और याद ये रखना है कि आपके यहाँ पीएम किसान संपदा योजना जो है, मत्स्य संपदा योजना जो है, वह योजना दोस्तों स्टार्ट हुई है थारे 2020 चाल सी कटता नहीं 2025 था नहीं। और टारगेट कहीं है 55 लाख लोगों रोजगार देनो, और आज की ग्रोथ रेट है 9% तक पहुंचानो। ग्रोथ रेट ने 9% था नहीं। और थारो जो को फंड है अवसंरचना निधि जो है, वो अवसंरचना निधि जो है वो दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के लिए 2016-17 से है। और ये जो है वो दोस्तों 7522 करोड़ रुपया जो सरकारी में रखे। बस बहुत है। क्लियर? अब तुम्हारे इसकी तैयारी कर रहे हो? हाँ, कब हटाओ, बोर्ड कौन दिख रहे हो? अरे भाई जी मैं हट जाऊँ? ये गिलास में तो दिख है, पानी को ही हो। हाँ
डाउट हो तो आराम से पूछो बोले, कोई समस्या को नहीं। अब कोई डाउट हो तो पूछ सको, मैं 2 मिनट टॉपिक करवा दी भी, बाद में डाउट में 2 दिन या मजा आवे। टॉपिक करवा दियो भी, बाद में कोई बात हो ना भी ये मजा आवे, है ना। कहीं क्लियर है। और बताओ। इसके लिए अपन जो है वो अनिशा जी जो है वो, जब हम रोजगार पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। अब आराधना जी ये कहना है कि मत्स्य पालन के चैलेंज भी करवाएं, तो इसके लिए आपको जो है वो पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपके एग्रीकल्चर टॉपिक है। अगर यहाँ पे मेंशन होता आपके यहाँ पे कि पूरा का पूरा मत्स्य पालन क्षेत्र, तो इसको हम और डिटेल से पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से एड ऑन है, एक्स्ट्रा जानकारी है। और बताओ। हाँ, और बताओ। डन। चलो आगे। आनंद की अनुभूति हो रही है। श्योर। अब श्वेत क्रांति पढ़े अगर सभी तैयार हो तो। हाँ, अब इसे बढ़ा भी दिया गया, जो आपकी फंड जो है वो इसे बढ़ा भी दिया गया, 2023-24 से आगे और बढ़ा दिया गया है। हाँ। रेडी। थोड़ा क्लियर करो बैकग्राउंड, एकदम क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर प्रसंस्करण क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों को केवल और केवल जो है कितने दिन रुकना पड़ेगा, 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद में जब आप मेरे साथ आगे चलोगे, तो जब आप आगे चलोगे तो पाओगे कि एक अलग से टॉपिक है जो मैं तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। तो उसमें तुम लोग ऐसे मेरे से पढ़ोगे कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, वो मैं करवाऊंगा अनिल। वो टॉपिक मैं करवाऊंगा। तो अब तुम्हें पैसेंस तो रखना पड़ेगा। अब तुम चाहो कि भाई एग्रीकल्चर में उद्योग पढ़ लें, एग्रीकल्चर में सब कुछ पढ़ लो, तो जैसे फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उस प्रोसेसिंग का क्या उद्देश्य है, क्या उस फैक्टर्स हैं उस सेक्टर के, उसके साथ साथ जो है वो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये मेंशन है आपके मेंस के सिलेबस में, बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है। अच्छा, इसको अपडेट करके बाद में जब आपको मिलेगा तब उपलब्ध हो जाएगा, अभी आगे ध्यान दें। हाँ बताओ। उसमें पीएम किसान संपदा योजना क्या है, मेगा फूड पार्क क्या है, जल्दी तो नहीं हो। कोल्ड चेन प्रोजेक्ट क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर क्या होते हैं, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ऑपरेशन ग्रीन के बाद में उसके अंदर जो है ये योजना क्या है, उसके बाद में ये योजना क्या है, उसके बाद में एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, भारत में इस उद्योग की चुनौतियां क्या है, राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, सब पढ़ेंगे। तो मैं पहले दिन से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, या तो मैं तुम्हारे कमेंट देखने अवॉइड कर दूँ तो ज़्यादा जल्दी पढ़ सको आप, ज़्यादा जल्दी सिलेबस कवर कर सको। पहले दिन से एक चीज़ बता रहा हूँ, लास्ट तक जब होगा तब तक कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। आप जो इकोवा कंटेंट पढ़ेंगे, मैं आपको बाकायदा ये बोल सकता हूँ कि आप जो है वो चाहे यूपीएससी की कोचिंग से भी मेंटेन कर लेंगे ना, तो भी अपना कंटेंट आपको इको का ज़्यादा मिलेगा और एकदम सटीक मिलेगा, है ना। और अगर आप जो कहीं पे भी जाके यूट्यूब में राजस्थान में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो आप किसी से भी पूछ लेना, अगला यही कहेगा कि
जहां तक है पढ़ रहे हैं तो, कि कपिल चौधरी के नोट्स देख लेना। अब इससे ज़्यादा विश्वास जब लोगों ने कर रखा है, अगर फिर भी आप किसी संदेह में हैं, डाउट में हैं, तो फिर आप यहाँ गलत हैं। हाँ, तो थोड़ा सा फिर भी अगर कहीं ई प्रवृत्ति का है कि बन एग्रीकल्चर के टॉपिक में ही भुगतान संतुलन समझना है, एग्रीकल्चर में बैंकिंग समझना है, तो फिर तो भाई साहब जो है वो कोर्स पूरा हो कौन सके, है ना। तो अगर आपका क्या विचार है, अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करवाऊँ तो, क्योंकि आ लखनऊ तो थे पढ़ोगन, ये 2-4 जना जानबूझ भी अगर यहाँ कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत ही जल्दी और बहुत ही तत्परता से जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ये आपके लखनऊ का परिचय है। आ जाओ, अब श्वेत क्रांति पढ़े, सभी तैयार हो? और आज आपके सहयोग से केवल 2 ही क्रांतियाँ हो पाएंगी, क्योंकि आप सब बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, और इस स्पीड से चलेंगे तो 2 ही क्रांतियाँ होंगी, है ना। तो अब बेसिकली अगर कोई आपको पूछ ले कि क्या योगदान है मत्स्य पालन का, महत्व क्या है, तो सबको पता है कि लोगों को ये रोजगार देता है, जीडीपी में भी 1% योगदान है, लोगों के लिए आय का साधन है, निर्यात में भी अच्छी भागीदारी है, उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, जहाँ पे लोग जो है वो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए। कृषि क्षेत्र में बाहर की कमी आती है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं बढ़ती, एक दूसरा सेक्टर भी अच्छा डेवलप करना चाहिए, प्रोसेसिंग भी अच्छी चल रही है, और पर्यावरण संरक्षण में भी पूरा योगदान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हर आदमी को पता है वैसे, कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसको एकदम डिटेल में याद करेंगे। अगर हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, श्वेत क्रांति के बारे में बात करें, तो भारत के विकास में इस क्रांति का इतना योगदान है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। अपने से ज्यादा दूध कहीं नहीं होता, अपने से ज्यादा दूध कहीं नहीं होता, भारत 1 नंबर पे है, और भारत में 1 नंबर पे राजस्थान है। भारत में 1 नंबर पे कौन है? राजस्थान है। और पूरे विश्व का 24% दुग्ध उत्पादन हम करते हैं। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 किलो दूध अगर हो रहे हैं तो भी 24 किलो आपने हो रहे हैं, ज्यादा क्या उसके। तो ये जो श्वेत क्रांति है, दूध होना अपने आप में ठीक है, हम पशुपालन अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे महानगरों तक पहुंचाना, शहर के लोगों तक जो है वो आपके यहाँ मिल्क की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के अंदर सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान जो है वो श्वेत क्रांति का है, क्योंकि पहले किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से जो है वो सहकारी संस्थाएं खुलेंगी, गांव के अंदर जो है वो दोस्तों दूध जो है वो इकट्ठा करके गांव में एक डेयरी होगी, वहाँ लोग जो है उसका जो है वो वहाँ जाकर उसके अंदर जो है उसको दूध को अपन मशीन में डालेंगे, और उसके बाद में उसका कितना फेट आ रहा है उसके आधार पर जो अगले को पैसे मिलेंगे, ये कभी सोचा ही नहीं गया था। आज गांवों तक जो है वो आरसीडीएफ वाले, सरस वालों ने, चाहे अमूल वालों ने, चाहे लोटस वालों ने डेयरियां खोल दी हैं, गांवों से दूध इकट्ठा किया जा रहा है। पशुपालक जो है, किसान जो है वो अपने यहाँ 8 किलो दूध हो रहा है तो 4 किलो जाके डेयरी में दे रहा है। डेयरी में मशीन लगी हुई है जो बाद में दोस्तों फैट नापती है और आपको भुगतान हो जाता है 1 महीने में। उसके बाद में वो दूध इकट्ठा करके जिला डेयरी में जा रहा है, जिला डेयरी में इकट्ठा होकर फिर बाद में वो आपके जो है राज्य के अंदर जो है वो सरस है, मतलब आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वहाँ रहा है, वहाँ फिर उस दूध से जो है वो दूध अलग निकल रहा है, छाछ अलग बनाई जा रही है, दही सरस का अलग आ रहा है, उसके साथ चीज बन रही है, पनीर बन रहा है दोस्तों, बटर बन रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो बहुत सारे श्रीखंड, कितने कितने तगड़े उत्पाद आ रहे हैं, नमकीन लस्सी मिल रही है आपको, और फिर बाद में अच्छा घी मिल रहा है। तो रूरल, अगर आप माने कि बिना श्वेत क्रांति जयपुर, दिल्ली, मुंबई, इनके क्या हालात होते, इनके क्या हालात। हाँ, अब देखो मोहित भोड़ो है, ज्यादा शहर को भी नहीं होना चाहिए कि गुरुजी फेट का क्या बनता है। फेट मतलब उसकी जो है वो क्वालिटी कैसी है, उस आधार पे पैसा मिलता है ना। कोई शहर का हो तो उसे मतलब इतना नहीं पता होगा, गांव का हो तो उसे पता है कि अपन जब दूध लेके जाते हैं ना तो ये तो कोई पानी मिला लीजिए,
तबे बटी मशीन लगाई लगा रखी है। जब गाय को दूध वे तो 30-35 रुपये भाव बैठे, 40-45-50 तनी बैठ जा। भैंस को बढ़िया दूध वे जगह तकड़ी मतलब मुर्रा भैंस वे, तकड़ी भैंस वे हरियाणवी नस्ल की, तो वो 80-80-90-90 रुपया तनी जो है वो फेट बैठ जाए। हाँ तो थन कहीं ध्यान, थन तो यही लगे कि जो है वो नीलती थैली में थोड़ो फेट कम आवे, वसा की मात्रा। और आज को वो गोल्ड आवे भी ज्यादा आवे, गोल्ड की कौन थे गाँव में भैंस को जार देखो ने अभी मावा फेट तो यहाँ। ठीक है, तो अब थोड़ी पढ़ लें श्वेत क्रांति। तो अपन श्वेत क्रांति के बारे में बात करा, तो ये याद रखना आप लोगों को। ओके, सुनील का मारली भैंस को 95 रुपये वो फेट आवे, जहाँ भाई थारली भैंस को तो कौन सका महंगो ही है भाई, है ना। चलो ठीक है, तो आप सोचो कि बिना व्हाइट रेवोल्यूशन के शहरों में दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत अच्छा। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है वो दोस्तों ये जो विचार था, इसका अगर हम देखें तो गुजरात के आनंद में सबसे पहले अमूल वालों ने स्टार्ट किया था, और वहाँ पे ये धीरे धीरे चला, सहकारिता पे आधारित धीरे धीरे चला। लेकिन फिर जब नज़र जो है वो दोस्तों जो है इंदिरा जी की पड़ी वर्गीज कुरियन पे, और वर्गीज कुरियन को जो है वो ला के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया गया। उस आदमी को लाके जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और उसे जो है वो एकदम मोटिवेट किया, फंड दिया कि आप इसे श्वेत क्रांति को लागू करो हर राज्य में, और जो दूध की समस्या का समाधान हो जाए। तो आप हमेशा याद रखें कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में 1965 के अंदर जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया गया। और ये जो डेयरी विकास बोर्ड बनाया गया, और इस बोर्ड का अध्यक्ष किसे रखा गया? इस बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो दोस्तों वर्गीज कुरियन को बनाया गया। और वर्गीज कुरियन ने जो है वो दोस्तों जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? वर्गीज कुरियन ने जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड नाम था। और ऑपरेशन फ्लड को ही हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। यहां से भारत में श्वेत क्रांति जो है वो दोस्तों उसकी शुरुआत मानी जाती है। और श्वेत क्रांति 3 चरण में संचालित हुई। श्वेत क्रांति 3 चरण में संचालित हुई। पूरी कहानी ये है, पूरी कहानी है, समझे आप? पूरी कहानी है। ऐसे जाते ही ऑपरेशन फ्लड पढ़ो नहीं, आदमी को सारी चीज के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, इसकी आपको जो है वो एग्रीकल्चर की पूरी पीडीएफ आपको कल इवनिंग तक मिल जाएगी, जिसकी 3 दिन क्लास चलेगी। योजना सब पढ़ेंगे अपन। हाँ, पर पूरी कहानी ऐसे मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल रट लिया वर्गीज कुरियन, ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो है वो वर्गीज कुरियन पे इंदिरा जी ने ध्यान दिया। उनके बाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर बाद में इस बोर्ड ने जो है वो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया। और 1970 दोस्तों जब उसमें स्टार्ट हुआ, और एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ऑपरेशन फ्लड पूछ लिया, एग्जाम में कितनी बार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पूछ लिया, और एग्जाम में न जाने कितनी बार जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो है वो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में जो है वो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ये कितने चरण में जो है वो दोस्तों ये हुआ, कितने चरण के अंदर जो है वो ये हुआ, ये हमें याद रखना है। याद रख लोगे? अब एक एक चीज याद करवाता हूं तुम लोगों को। तो श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के रूप नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। 1970 के दशक में भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन है। और दोस्तों भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत विश्व में सबसे बड़ा जो है वो दोस्तों उत्पादक देश है। हाँ, कोई नोट नहीं करना है जी, आपको प्योर पीडीएफ मिल जाएगी बढ़िया एकदम रंगीन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। आनंद गुजरात में जो है वो दोस्तों स्थापना हुई। और दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि अध्यक्ष जो है वो वर्गीज कुरियन साहब को बनाया गया है। किसको अध्यक्ष बनाया गया? वर्गीज कुरियन साहब को अध्यक्ष बनाया गया। और इनके नेतृत्व में 1970 में
इनके नेतृत्व में दोस्तों जो है वो, हाँ सर अगर ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं ये पूछ ले तो भी हाँ तो बताना ही है। अगला श्वेत क्रांति पूछ ले तो भी ऑपरेशन फ्लड और उसके 3 चरण बताने। अगला ऑपरेशन फ्लड पूछ ले तो भी श्वेत क्रांति जो है वो ये बताना है। अगला आपसे कपिल चौधरी पूछ ले तो भी बूस्टर अकेडमी बतानी है, और बूस्टर अकेडमी पूछ ले तो भी तुम मेरा तो बताओगे ये थोड़ा बहुत है। तो दोनों चीज मतलब जो है वो ऑपरेशन फ्लड है, हाँ, और उसके साथ साथ जो है वो इसी को जो है वो हम श्वेत क्रांति कहते हैं। आगे बात समझ में। तो भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित करने के लिए और शहरों तक दूध को पहुंचाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों तक जो है वो एक ग्रिड बनाई जाए, शहरों में उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध करवाओ, बढ़िया सहकारी समितियां बनाओ, उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ। ऑपरेशन फ्लड के तहत जो है वो गुणवत्ता पे ध्यान दो, दूध के उत्पादन को बनाए रखने के लिए जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग को जो है वो बढ़ावा दो, नस्ल सुधार कार्यक्रम पे ध्यान दो, नस्ल सुधार कार्यक्रम पे ध्यान दो। सही बात है, नस्ल सुधार कार्यक्रम पे ध्यान दो। हाँ क्लास जस्ट मतलब जो है आपके 15-20 मिनट और आपको फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 15-20 मिनट में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है वो श्वेत क्रांति को कंप्लीट करते हैं। तो ये आप लोगों को याद हो गया कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, कि भी गांव में जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसको शहरों तक पहुंचाओ, सहकारी समिति बनाओ, दूध प्रसंस्करण बढ़िया प्लांट लगाओ, डेयरी वेरी के कोल्ड स्टोरेज लगाओ, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जो है नस्ल सुधार पे ध्यान दो, बढ़िया बढ़िया नस्ल जो है वो उनको तैयार करो और उनसे दूध उत्पादन को बढ़ावा दो। श्वेत क्रांति के 3 चरण थे। पहले चरण है 1970 से 81 तक रहा, जहां केवल मोटा मोटी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों पे फोकस किया गया कि जो मेट्रो सिटीज है यहां तक जो है वो हम डेयरी जो है वो दूध की खपत को सुनिश्चित करें, उत्पादन बढ़ाएं इनके चारों तरफ और इन मेट्रो सिटीज में दूध उपलब्ध करवाएं। 1970 से 81 तक इन मेट्रो सिटीज पे ही ज्यादा फोकस रखा गया। सेकेंड फेज में जो अदर स्टेट थे जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे राज्यों में भी डेयरी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। अपने यहाँ पे भी RCDF 77 में खुल गया था, लेकिन मोटा मोटी डेयरी कार्यक्रम हमारे यहाँ 1981 के बाद में बूस्टअप हुए, ठीक है। हैदराबाद में अनुसंधान संस्थान ने रक्षा नामक एक टीके का विकास किया और ये टीका जो है वो मवेशियों की बीमारी को नियंत्रित करता था, वो भी अपने आप में जो दूध उत्पादन को जो बढ़ावा देता था। तो हमें सेकंड फेज के बारे में ये याद रखना है कि 81 से 85 तक जो बड़े स्टेट थे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, पहले हमने बड़े महानगरों पे फोकस किया। सेकंड फेज में हम लोगों ने जो है वो दोस्तों किस पे फोकस किया, सेकंड फेज में हम लोगों ने जो बड़े राज्यों पे फोकस किया और 1985 से सन 2000 तक हमने फिर बचे हुए सभी राज्यों पे फोकस करके सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। बता इतनी सी बात, और क्या, और मतलब क्या याद करें आदमी, इतनी याद करें, इतनी सी बात है। क्लियर, किस किस को क्लियर है, फिर आगे चलूं मैं। हाँ, व्हाइट रेवोल्यूशन किस किस को क्लियर है। हाँ, और ये तो बहुत बढ़िया बात बताई कुंदन जी ने। 3 चरण वापस रिपीट कर दो, अभी कर देंगे। कुंदन जी का कहना है कि सर कोई बूस्टर का पूछेगा तो हम आपका नहीं बताएंगे, हमारा ही बताएंगे कि हमारा ही है। तो इसके लिए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो 10 दिन है और 10 दिन में तुम्हें जो है वो अपने साथ के एक स्टूडेंट को जो है बताना है। तो अब देखते हैं, तुम्हारे पास 1 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बताना है। पहले तो तुम लोगों ने इतना कुछ बताया नहीं, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को 10 दिन पहले बता रहा हूँ, तो अब देखते हैं तो कि तुम कितना बताते हो, ठीक है। और इस बार तुम्हें पूरी फैकल्टी के साथ बढ़िया एक पोस्टर बना के मैं भिजवा दूंगा, अब उसके बाद में देखते हैं कि तुम कितना बताते हो, ठीक है। और जो बार बार एक जो है तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर बताएं तो सही, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि केवल प्री का बैच बताओ, तो इस बार जो है वो बूस्टर अकेडमी का प्री का दूसरा बैच आ रहा है। एक पहले आया था 13 जुलाई 2000 लगभग 23 के अंदर, अब जो है वो एक आ रहा है। तो देखते हैं कि कितना बताते हो तुम। अब वापस या हाँ स्टेटस लगा दो, देखो मैं स्टेटस का ताक लगाओ थे। चलो अब आगे बात करा
कि जो है वो के याद रखना था ना कि 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना होती है और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो है वो दोस्तों द्वारा जो है वो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड को हम लोग जो है श्वेत क्रांति कहते हैं। फर्स्ट फेज जो है वो 1970 से लेकर 81 तक था, जिसमें महानगरों पे फोकस किया। सेकंड फेज में बड़े राज्य जो 1981 से 85 तक हमने वहां दूध उत्पादन पे ध्यान दिया। थर्ड फेज जो था वो आपके 85 से लेकर 2000 तक का, जिसमें सभी राज्यों के अंदर हमने फोकस किया। बस अब बताओ, अब कोई डाउट है क्या? कौन ही डाउट है? चालू आगे। दो चार योजना पढ़ ले। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब दो तीन योजना पढ़ाता हूं तुम्हें। राजस्थान की भी यही पढ़ा दूंगा हैं? राजस्थान की भी यही पढ़ा दूंगा या बाद में पढ़ाऊं? अगर तुम बोलो तो राजस्थान की भी यही पढ़ा दें। राजस्थान की तो यहाँ क्या पढ़ा दूँ? राजस्थान की तो राजस्थान में पढ़ाऊंगा, बस नाम बता दूंगा तुम्हें। कल को कोई पूछ लेगी डेयरी की 5-4 योजना तो बताओ, तो उसके अंदर जो अपन लोग देख लेंगे ना। आ जाओ, तो यहाँ पे थोड़े बहुत राजस्थान वाले भी बता दूंगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम दो तीन योजना जो है वो योजनाओं के बारे में बात करते हैं। एक आपके यहाँ पे जो है वो सेंट्रल लेवल पे 2006 से जो है वो पशुधन बीमा योजना चल रही है, जिसका उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए जो है वो पशुपालकों को आर्थिक सहायता देना है और पशुपालकों को जो है वो दोस्तों जो है वो बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाता है। एक तो ये चीज याद रखनी है। पशुधन बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2006 से। पशुधन बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2006 से। और जो है वो दोस्तों पशुओं का इंश्योरेंस किया जाता है। सरकार जो है वो किसके ऊपर ध्यान दे रही है? इंश्योरेंस किया जाता है। ध्यान है कदे कदे गांव में क्या करता है, पहले रेवड़ खत्म हो जाए तो या कोई यहाँ के लिए चीज होती तो बीटेम जो है पशुआ का पशुपालक है उनको फिर उसका क्लेम मिला करता था। तो एक तो चीज ये है। दूसरी चीज जो है वो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया है हमने, अभी चालू किया है 2020 से, तो इसको भी याद रखो। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जिसमें पैर तथा मुंह की बीमारियां, जिसे हम ब्रुसेलिस कहते हैं, जिसको 2030 तक हम खत्म करने का लक्ष्य लेके और दोस्तों पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। हाँ, ये दो चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। एक तो पशुधन बीमा 2006 से, एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, फिर खाएंगे रोटी। हाँ, अभी 5 मिनट में श्वेत क्रांति पूरी करके फिर खाएंगे खाना। तो क्या याद रखना है तुम्हें? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2020 से सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को कब टीबी मुक्त किया जाएगा, मलेरिया मुक्त किया जाएगा। तो कल को तुम्हें कोई पूछ ले कि ये जो एफएमडी ब्रुसेलोसिस रोग जो है, खुरपुका मुंह पुका, नहीं देखते तुम? सुना होगा इस रोग के बारे में, खुरपुका मुंह पुका जो है वो पशुओं में जनरली ये रोग होता है। इसको 2030 तक हम जो है पूर्णतः नियंत्रित कर लेंगे, खत्म करने की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो स्लाइड तुम लोगों ने याद की थी, इसमें अब मैं तुम्हें जो है वो याद करवाऊंगा कि तुम्हें पशुधन बीमा योजना याद है? पशुधन है जो इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है, पशुधन बीमा योजना। और ये बीमा योजना जो है वो दोस्तों 2006 से है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 2020 से है। अब मैं तुम लोगों को राजस्थान की 3 इंटरेस्टिंग योजना और बताऊंगा, वो तुम्हें केवल अभी बस नाम सुनना है। राजस्थान इकोनॉमी में और अच्छे से याद करेंगे, लेकिन अभी अब जब बैठे ही हैं तो याद करने में क्या जा रहा है? करवा दूं 3 योजना और याद? हाँ, 3 योजना और याद करवा दूं। हाँ, बारिश के मौसम में ज्यादा होता है ये। 3 योजना और याद करवा दूं। बहुत बहुत इजी योजना है और इससे आपके क्वेश्चन आ सकता है ना। लंपी तो महामारी थी, खुरपुका मुंहपुका अलग रोग है।
हाँ, अब 3 योजना और याद करवा देता हूँ, शानदार योजना है। कौन सी योजना है याद करना। देखो, एक योजना जो है वो तो है दोस्तों आपके यहाँ सीएम पशुधन निशुल्क दवा योजना। मतलब राजस्थान सबसे तगड़ा स्टेट है। कई स्टेट में अब तक मनुष्य को जो है फ्री दवाई नहीं है, लेकिन हमारा हेल्थ मॉडल इतना अच्छा है कि हम पशुओं को भी निशुल्क दवा 2012 से दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब भारत में आज भी अगर हेल्थ मॉडल की बात करें तो राजस्थान को जो है वो बेस्ट कहा जाता है कि राजस्थान में 2011 से लोगों को निशुल्क दवा मिल रही है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। नहीं, ये गरीब व्यक्ति को हॉस्पिटल का डर लगता था, शहर का डर लगता था। राजस्थान का हेल्थ मॉडल ऐसा है कि आज स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता तो है जो है, लेकिन गांव का आदमी रोग लिए नहीं बैठा रहता। वो तैयार है कि हाँ मेरा निशुल्क दवा योजना चले, मैं दिखा रहा हूँ, दवाई फ्री ले और जो है जांच फ्री करवा रहा हूँ, एकदम जो है वो बढ़िया हो चुँ, तंदुरुस्त हो चुँ। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ पशुधन निशुल्क दवा योजना, मतलब पशुओं के लिए भी निशुल्क दवा है हमारे यहाँ। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट योजना, और इसके बारे में आरपीएससी ने हजारों बार पूछ लिया, मुख्य सीएम है दुग्ध उत्पादक संबल योजना। दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जो आपके डेयरी के माध्यम से जो आपके यहाँ पशुपालक हैं जो उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, क्या उपलब्ध करवाते हैं, दूध उपलब्ध करवाते हैं जिला दुग्ध संघों को। तो आप जी गाँव में दूध दे रहा वहाँ पड़ले भी कमाने हैं, क्या बोले, अगर जिला दुग्ध समिति की जो मशीनें लग रखी हैं जहाँ पे हम गाँव में से दूध कलेक्ट किया जाता है। हाँ, हर जगह पशु चिकित्सालय तो बने हुए ही हैं। तो वहाँ पे जब हम दूध दे के आते हैं डेयरी के अंदर, तो वहाँ पे सरकार ने एक बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया। 2019 में ये योजना आई, सरकार ने प्रति लीटर कितने रुपए बोनस दिया। पहले तो 2 रुपए दिया, और आज सरकार ने जो है 5 रुपए बोनस दे रखा है। 5 रुपए बोनस, कितनी बड़ी बात है। 5 रुपए बोनस है, बताओ। क्योंकि सरकार ने कहा जायज बात है यार। हाँ, पहले तो 2 रुपए दिए थे, 5 रुपए लीटर का बोनस है ये। 5 रुपए लीटर का बोनस, कितनी बड़ी बात है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जायज भी है। गलत क्या है भाई, गलत क्या है। हाँ, तो भाई जो है वो 5 रुपए एक्स्ट्रा बोनस दिया ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा देवें। और आज इसलिए जरूरी है कि भाई खड़ महंगी हो रही है, भयंकर तरीका हूँ, चारों महंगे हो रहे हैं, भयंकर तरीका हूँ, भैंस महंगी हो रही है। हर कोई आदमी भैंस को ले सके, लाख रुपया चाहिए, छोटी मोटी बात को नहीं है। और भैंस लाओ तो लाओ, बाद में भैंस को तो अतो ज्यादा मारकन तो यहाँ भैंस को अतो ज्यादा चाव है कि हमारे नाने रे साइड तो पहले जहाँ भैंस भांस लाया करता ना बड़ी हरियाणा, तो लोग देखन आता, और देखन आता भी पहली नानी जो है वो भी क्या पहली जो है वो कालो टिक्को काट देती भैंस, चाहे कत्ती काली हो बोली। लेकिन मुर्रा नस्ल की वजह बेगा अठा जो है वो 200 निशान में भी पर कालो टिक्को काट दिया करती है ना। पहले बिलोवणो भी करता ना कि भैंस का ज्यादा दूध हुआ तो दूध हुआ तो कोई नजर नहीं लगा दे, कोई नजर नहीं लगा दे। और भैंस की सुंदरता की चर्चा जो है वो पूरे गांव में होती थी कि फलानिया का जो है ना अति तकड़ी भैंस है, क्या पूछे बात, एकदम सींग तकड़ा, आप पीठ ए पूंछ, और अति शानदार। मुर्रा तो मुर्रा ही लगती है, जिनके है उनकी बात। सींग जितने ज्यादा एकदम खुंडी बोलते हैं उसे, मतलब बांका सिंगा की जी की भैंस मैंने बिन तो गांव में कहा तो सही को नहीं, ये वास्तविकता की बात है। और आज भी है ये बात। और बिलोवणो जब, अब तो चलो कट बिलोवना मशीनों पकड़ा, पहले बिलोवणो तन भी को भी ध्यान रहा क्या करता कि भी को दूसरों ने देख लेनी टोक लगा दे लो। तो हाँ, तो ये जो है वो ये भी आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जब आज एग्रीकल्चर की इनपुट इतनी बढ़ रही है कि भैंस इतनी जो है वो महंगी हो गई है, उसकी खल इतनी महंगी हो गई है, तो ये पशुपालक का अधिकार है कि 5 रुपए उसे अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, सही बात है। तो जो हैं रूरल बैकग्राउंड के वो कोरिलेट कर रहे हैं, जो शहर से हैं वो ये सोच के अचरज कर रहे हैं। तो इनकी वैसे कोई मतलब ठीक है, तुम्हें ऐसे भारी नहीं लगे पशुपालन, इसलिए बता दी मैंने बात, और तो क्या है। ठीक है चलो इधर देख लो बात, तो भाई सही में महंगी है। हाँ, अब आगे क्या बात करते हैं। नहीं होता ही है जनरली जो है वो, मेरे को तो खुद को ये मैं ज़्यादा ननियाल ही रहा हुआ हूँ, तो मेरे को तो खुद को जो है इतनी तक याद है कि एक ऑलमोस्ट जो है वो
1.25 लीटर का गिलास मान लो आप, आधे लीटर से ज़्यादा, इतना बड़ा गिलास हुआ करता था अपना। तो एकदम जो है नाने रमोई काम हो, और इतो ज़्यादा थणकड्यो दूध कि है ना बाद में ही थे करे जो थारो दूध आदने गर्म करना है जो मन तो थणकड्यो मतलब भटका भटो दूध जो है वो लेकर पीने की इतनी ज़्यादा आदत थी। अब तो चलो वो दिन नहीं रहे, अब अपन इतना रूरल एरियाज़ में रहते नहीं है, लेकिन शुरू से मैं ननिहाल रहा और उसी का नतीजा है कि मैं 2010 के बाद में बाहर रहा, लेकिन मेरी हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं आया। मतलब उस समय से न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहा कि आगे जाके ठीक रहा, काम चलता रहा। काचो दूध बोलिया करें भी ज़्यादा मीठो की कोनी में। हाँ, लेकिन कयान तो आप भी वह कि चौको कौन लगे, लेकिन अपन तो भी बढ़िया लगे अगर तो। और इससे एक अपनत्व भी आता है। जब पुराने टाइम में अगर याद आए तो एक भैंस थी, मतलब मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इतना अपनत्व हो जाता है। केवल और केवल कहने की बात होती है, लोग जो है वो फोटो खिंचाने से पशु प्रेम दिखा देते हैं, केवल उतना नहीं होता है। तो हमारे भैंस जो थी वो दूध देना बंद कर दिया था, लेकिन उस जमाने में जो है वो फिर बाद में बेच दिया करते थे। लेकिन इतना लगाव था कि मतलब हम लोगों ने हट किया कि नहीं, इसको नहीं बेचेंगे, दूध नहीं देवे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे इतना लगाव है कि इसको रखेंगे, है ना। तो अगर काल ना कोई मतलब लेनियो भी आ जातो ने तो मैं जगह टाबर आज कई चीज को विरोध कराया करता ना, ये भैंस ने कौन बेचा भाई की हो जाए बोले। तो उसके बाद में एक योजना आती है, और वो योजना कौन सी है? सीएम कामधेनु पशु बीमा योजना। सीएम कामधेनु पशु बीमा योजना, सीएम कामधेनु पशु बीमा योजना। ये बीमा योजना स्टार्ट होती है 2023 में। ये भी अभी का प्योर करंट अफेयर है। और ये बीमा योजना जो है, इसके अंदर प्रति पशु, याद रख लेना, प्रति पशु जो है वो 40,000 रुपए का बीमा मिलता है। 40,000 रुपए का जो है वो बीमा मिलता है। 2 पशुओं का बीमा जो है वो एक परिवार करवा सकता है। ये 3 योजना और याद करने, याद रह जाएगा। कहां से? भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से स्टार्ट हुई थी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से स्टार्ट हुई थी। मैंने आप लोगों को जो है वो याद करवाया है, क्या याद करवाया? 2 क्रांति याद करवाई। अब अगर कोई गलत कर देना तो अच्छी बात नहीं रहेगी। क्या क्या याद करना है बेटा जी आप लोगों को? कि 1965 में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेशन फ्लड 3 फेज, वर्गीज कुरियन इसके जो है वो क्या थे? अध्यक्ष थे। उन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। पशुधन बीमा योजना 2006 में स्टार्ट होती है। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2020 में स्टार्ट होता है। और दोस्तों हमें याद रखना है कि सीएम पशुधन निशुल्क दवा योजना 2012 से, संबल योजना 2019 से 5 रुपए बोनस है। कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान की है, जिसमें एक पशु का 40,000 तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट करती है। याद रह जाएगा श्योर। अब 2 डाटा और करके फिर बाद में मैं आपको कंप्लीट कवर करवा दूंगा। 2 डाटा आप मेरे साथ साथ और याद कर लो। और वो क्या याद रखना है आप लोगों को? बस 2-3 डाटा और याद रखना है, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट है। क्या याद रखना है? डेयरी जो है वो हमारे यहाँ जीडीपी में 5% का योगदान रखती है। डेयरी जो है वो जीडीपी में कितना? 5% का योगदान देने वाला सबसे बड़ा कृषि का क्षेत्र है ये, याद रख लेना। 8 करोड़ लोग जो है वो आज इससे जुड़े हुए हैं। भारत जो है वो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। विश्व का 24% दूध उत्पादन भारत अकेला करता है। तो विश्व में 1 नंबर पर कौन है? विश्व में 1 नंबर पर भारत, 1 नंबर पर भारत। और भारत में 1 नंबर पे कौन है? भारत में 1 नंबर पर जो है वो दोस्तों जो है वो राजस्थान। भारत में 1 नंबर पर कौन है? राजस्थान। ये याद रख लेना, राजस्थान एक याद रख लेना, ये याद रख लेना, याद रह जाएगा। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 5% योगदान है डेयरी उद्योग का। 8 करोड़ लोग आज इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। विश्व में 1 नंबर पे, हाँ विश्व में 1 नंबर पे जो है वो भारत है। और भारत में विश्व का 24% उत्पादन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। और भारत में 1 नंबर पे कौन है? राजस्थान है। भारत में 1 नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ये याद रख लेना। 5% की ग्रोथ रेट से ये क्षेत्र चल रहा है। प्रति व्यक्ति अगर दुग्ध उपलब्धता देखो, एक आदमी का कतो दूध पानती है तो आपने मोटा मोटी 500 ग्राम पानती है एक आदमी का, 444 ग्राम। पंजाब में सबसे ज्यादा जो है वो दुग्ध उपलब्धता है कि पंजाब के पर पर्सन को अगर हम लोग दूध के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा दूध की उपलब्धता वहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई कर रहा है
तो वो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और विश्व का लगभग कितना परसेंट कर रहा है भारत? 24% कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो डेयरी का कितना योगदान है? 5% है। 8 करोड़ लोग रोजगार के लिए जुड़े हुए। डन। श्योर। राजस्थान यूपी इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। लास्ट इको सर्वे आपका ये बोलता है, नेक्स्ट इको सर्वे में जो आएगा उसको देखेंगे हम। ठीक है। और अभी तक के जो डाटा है, इको सर्वे टू इको सर्वे चलो, नहीं तो हर महीने के डाटा भी आते रहते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के एस्टिमेट भी आता रहता है और प्रोडक्शन भी आता रहता है। इको सर्वे टू इको सर्वे चलो, 23 का इको सर्वे ये बोलता है, आपके एग्जाम से पहले 24 का जाएगा तो 24 का ये बोलता है। पर इन डाटा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये बात है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये तो चलो ठीक है, देश की जीडीपी में 5% योगदान है, 5% की ग्रोथ रेट से ये क्षेत्र बढ़ रहा है। भारत जो है वो 1 नंबर पे, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, 24% जो है वो विश्व का उत्पादन कर रहा है। हाँ, ये सारी बातें जायज है। लेकिन वर्गीज कुरियन 1965 डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑपरेशन फ्लड, ये आपके जो फेज, ये 2 योजना, 3 योजना, ये 3 योजना ये। और उसके बाद में हमने जब बात की थी तो दोस्तों आप लोगों की याद क्या किया था? आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने जो है वो याद किया था कि क्या, कि 7th 5 ईयर प्लान से जो है वो आपके यहाँ हीरालाल चौधरी, कृष्ण अरुणन ने स्टार्ट किया था, मंत्रालय बन गया। जीडीपी में 1%, कृषि का जो है वो दोस्तों लगभग 6.25, ग्रोथ रेट 7% है। थर्ड मत्स्य उत्पादक देश है, विश्व का जो है वो 7% उत्पादन यहाँ होता है। हाँ, बोनस वाली योजना को मतलब है अक्षिता जी, अब किसी के जो जो डाउट है उनके ऊपर चलते हैं, क्योंकि डेली मेरे नाराज हो जाए, 5 मिनट बाद में खा लिया रोटी, कई जो है वो नाराज रहे हुए यहाँ कि गुरुजी जो है वो बताओ थे तो हमारा डाउट को जवाब कौन दो। तो अब मैं 5 मिनट केवल और केवल, कहन तो बात करनी है जी, डाउट क्या कहे? हाँ, कहन तो बस आए कि बात करनी है। तो हाँ, बोनस वाली योजना राजस्थान इको में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल सूचना के लिए इतनी कि प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस मिलता है राजस्थान में, है ना। अब बताओ तुम लोग क्या बात करनी है तुम्हें, बाद में चले जाएं, आज कौन सा मैच है, क्या काम है अपने, बताओ। हाँ, जिस जिसको बात करनी है वो रुक सकता है, जिस जिसको जाना है बस ये सूचना लेके चलेंगे। प्री का अलग से बैच अबे बैच, और मेंस प्री प्लस मेंस फाउंडेशन का जो है वो 1 जून से दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है सुनील, नोटेड। 1 मिनट रुक जाओ, नोट भी कर लेता हूँ मैं। फिर याद आए नहीं आए। हाँ, पूरी डेमोक्रेटिक कोचिंग है तुम्हारी, डेली क्लास ले लियो, डेली ले, एक एक रुको। विक्रम बैच की क्लास ले रहा हूँ, इसके अलावा क्या पढ़ना है? तो उसके अलावा आपको एक बार जो विक्रम बैच की क्लास ले रहे हो वो पढ़ते रहो, करंट अफेयर पढ़ते रहो, और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है एक बार। ठीक है। कल्चर की पीडीएफ सर को बोलता हूँ सुबह। क्या, एक एक का डाउट लेने दो भाई। हो गई सर क्लास, खाना खा ले? हाँ खा लो भाई, मैं था रखड़ा थाली पकड़ रखी थे तो खास को देखता देखता भी। यस सर, यस, डेली क्लास चलो हो जाएगी। और कल मैच देख शो गुरु जी? हाँ, कल मैच देख शा, दिन में ले ले शा क्लास, शाम को जल्दी ले लिया। आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं हो रही है सर, एक बार उपलब्ध नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो गया होगा, तो मैं बात करता हूँ, कल बात कर लें, मंडे से लग जाएगी। ठीक है। पीएसआई न्यू बैच, एक बार आरएस प्री बैच में आप पढ़ें, ज़्यादा बेटर है। सर आप संडे को भी क्लास ले लिया करो, एक बार मेंस वालों का सेकंड टाइप रिवीजन चल रहा है तो एक बार इसलिए नहीं हो रही है आपकी क्लास। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर आपकी आपकी क्लासेज होंगी। कल कल्चर की 11 से 1 बजे होगी, गुरुजी ने बताया आज दोपहर में। वाह गगन, ऐसी सूचना देते रहा करो ताकि मेरा काम थोड़ा कम हो। सर क्लास को टाइम बढ़ा दो, एक बार थोड़ा ठार ठार चलो फिर बढ़ा देशा। ठीक है जी, नोटेड। कल ही बोल देता हूँ ऋतुराज जी को। ठीक है। ठीक है दिव्या जी, नोटेड। एक टॉपिक सब्जेक्ट को भी पूरा होता है, स्टार्ट करवा देंगे।
ठीक है बबलू, नोटेड। मैडम जी पढ़ाई, मैडम कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ा। ठीक है। नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में नोट्स, ठीक। एक महीने में जो जो सिलेबस आपका पूरा होगा उसका साथ के साथ इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। वैसे इंग्लिश के लिए है हिंदी मीडियम का बैच, लेकिन मैं पूरा प्रयास में लग रखा हूँ, 2 एक महीने में तो सारे ही तैयार हो जाएंगे। मेंस के टाइम तो सब होगा आपके पास। रिवीजन क्लास पहले नहीं होगी, ज्योग्राफी की क्लासेस पहले मीनाक्षी जी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ज्योग्राफी की लगभग 6-5 टॉपिक मेरे को करवाने, वो मैं कवर करवाऊंगा। रिवीजन बाद में होगा, अभी पहले सिलेबस पे देखें। पूजा जी जब भी समय होगा उस समय भेज दिया जाएगा। अभी एक बार जो आप पढ़ते रहें, सर रिवीजन क्लासेस में आ जाएंगे। मनीषा जी का कहना है मैंने एक स्टूडेंट ऐड करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस महीने जो आप नए बैच में करते हुए बैच में एक और। हाँ, सर ने जो है वो डेडलाइन ले रखी है 1 तारीख की, तो 1 तारीख तक पूरा का पूरा जो है वो सर आपको जैसे जैसे ज्योग्राफी कवर कवर करवा रहे हैं सुरेश सर, तो मैं बहुत अच्छा कवर करवा रहे हैं। जब मैं उनकी मेहनत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत ही वही कर रहे हैं। हाँ किरण जी, 2 ही क्लास हुई। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के मिल गए, एग्रीकल्चर के कल मिल जाएंगे। प्रिंट निकलवा लेना, पढ़ते रहना, धीरे धीरे इको कंप्लीट होगी तब तक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट। जाओ मैं। एमसीक्यू तभी स्टार्ट होंगे जब कंप्लीट पहले साइंस टेक पूरी हो जाएगी। एमसीक्यू स्टार्ट कर दें, सिलेबस पूरा नहीं हो, फिर वैकेंसी आ जाए तो तुम हमारा जो है वो जीना आराम कर दो कि सिलेबस होए कौन। वापस हो जाएगी बबलू। हाँ, अप्रैल की नेशनल और इंटरनेशनल होने के बाद ही करंट अफेयर साथ ही आती है, पूरी पीडीएफ तो साथ ही आएगी। हाँ जरूर चाणक्य जी। हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार थोड़ा रिवीजन करें, फिर भी इश्यू आए तो मैं और बात करूंगा आपसे। ठीक है, जाऊँ क्या मैं? और क्या सीट? ऑल टीचर्स आर वेरी गुड, थैंक यू सर। रीजनिंग की टाइम इंक्रीज करवाएं? हाँ। कितना टाइम अभी सर रीजनिंग में ले रहे हैं? 1 घंटा? हाँ, ज्योति जी का क्या डाउट था? 1 मिनट, ज्योति जी ने 3 बार बोल दिया। 1 मिनट रुको पे, मेरे को मिल नहीं रहा। दोबारा कमेंट कमेंट करें आपसे। कितने कमेंट होते हैं ना तो मिलता और नहीं। तो कोई ये नहीं सोचे कि मैं उनका जो है जवाब नहीं दे रहा हूँ। मतलब ये मेंस की टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए फीस जो है वो 7499 है, जिसमें प्री की टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो फ्री है। और आपके लिए एक कोड बना के मैं दूंगा, आपको एक अदर डिस्काउंट और मिल जाएगा जो बूस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जिसमें प्री के 27 टेस्ट, मेंस के 24 टेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू अजय जी। हाँ जरूर मिलेंगे नरेंद्र जी, साइंस टेक स्टार्ट होते ही। फीस वही रहेगी, कोई भी पूछे तो, कि जो है वो मेंस की जो है वो प्री प्लस मेंस की जो है वो फाउंडेशन बैच की, कर्तव्य बैच की, वो 15,000 रहेगी। और प्रीलिम्स वाले की जो है वो 7,000 रहेगी। क्वालिटी में पूरा ही वापस करवाऊंगा। अब और के डाउट मेरे को मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ, ज्योग्राफी की क्लासेस पुराने बैच में चल रही है, आपके बैच में नहीं। आपके बैच में वापस नई से लगाई जाएगी, जो नया बैच है उनके अंदर। हाँ, अब एक उनका ज्योति जी का कमेंट नहीं मिले, फिर मैं जाऊँ और तो सबकी बात होगी मेरी। अब मैम आप अगर वापस कमेंट कर सकते हैं तो आपका आभार होगा, और सभी मत करो और जाओ भाई। सर होगी क्या हिस्ट्री की इंडिया? हाँ होगी, हिस्ट्री तो पूरी करवाई जाएगी ना। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है सर ने, वापस पूरी करवाई जाएगी, हिस्ट्री तो पूरी होगी। तो अभी क्लासेस जो चल रही है उनका मैनेजमेंट आप बूस्टर पे छोड़ें, आप टेंशन मत लो। हम इस तरीके से करवाएंगे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्द बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, और फिर लास्ट 2-3 महीने रिविजन रिविजन करें। और बताओ। जाऊँ मैं? थैंक यू। जय हिंद, राम राम। रोटे खा लूँ मैं, काल मिला। ठीक है, तो अपने साथ वालों को जरूर टाइम निकाल के आप लोग बताएं कर्तव्य बैच और अभय बैच के बारे में। जय हिंद, राम राम।